भारत के किस प्रदेश की सीमा 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? तो यह मिलती है सिक्किम से। सिक्किम से नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है। भारत के मानचित्र अध्ययन से स्पष्ट होता है कि सिक्किम प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है। भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? त्रिपुरा। ये त्रिपुरा राज्य की तीनों तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं जो बांग्लादेश की से लगती है। त्रिपुरा राज्य उत्तर, पश्चिम एवं दक्षिण में 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, अतः इसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। भारत के अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा से विस्तार का आरोही क्रम है। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम। तो ऐसे देख लेंगे, बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा सीमा लगती है, उसके बाद चीन से, फिर पाकिस्तान से, तब नेपाल से। बढ़ते हुए क्रम में तो नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। भारत के पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई निम्नानुसार है। बांग्लादेश का है 4096.7 किलोमीटर। चीन का है 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान की 3323 किलोमीटर। नेपाल की 1751 किलोमीटर। उसके बाद म्यांमार का है 1643 किलोमीटर। उसके बाद भूटान 699 किलोमीटर और सबसे कम अफ़गानिस्तान 106 किलोमीटर। कुल 15,106.7 किलोमीटर सीमा लगती है भारत की इतने देशों के साथ। अतः आरोही क्रम है नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। नेपाल, उसके बाद पाकिस्तान, फिर चीन और सबसे ज़्यादा बांग्लादेश। भारत का भौतिक विभाजन। भारत के प्राकृतिक प्रदेश। पूरा चुंबकत्व, पैलियोमैग्नेटिज्म के अध्ययन की वह शाखा है जो चट्टानों और अवसादों के निर्माण के संरक्षित गुणों का अध्ययन करती है। विज्ञान की वह शाखा प्राचीन भूवैज्ञानिक घटनाओं के अध्ययन में सहायक होती है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन भी पूरा चुंबकत्व के माध्यम से किया जाता है। अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए पूरा चुंबकीय अध्ययन को आधार बनाया गया। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थलपिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिक के क्षेत्र शामिल थे। मध्यवर्तीय मध्यजीवी कल्प 200 मिलियन वर्ष पूर्व में संवहनीय धाराओं तथा गोंडवाना लैंड के अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया था। इस विभाजन के फलस्वरूप भारतीय प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर विस्थापित होने लगी। उत्तर दिशा की ओर विस्थापन के परिणाम स्वरूप भारतीय प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों भारतीय तथा यूरेशियन के बीच स्थित टेथिस सागर के अवसादी चट्टान वलित होकर हिमालय तथा पश्चिम एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो गए। हिमालय की पूरी श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। इसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां तथा तेज बहने वाली नदियां हैं। हिमालय के तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं भी पाए जाते हैं। हिमालय के तराई क्षेत्र में टेथिस सागर के हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के कारण यह बृहद द्रोणी का निर्माण हुआ।
समय के साथ साथ यह बेसिन उत्तर के पर्वतों एवं प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली नदियों के अवसादी निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे भर गया है। इस प्रकार जलीय निक्षेपों से निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हो गया। भूगर्भीय रूप से प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। प्रायद्वीपीय भाग भारत का सर्वाधिक स्थिर भाग है। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली क्रम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का बहिर्साई है, आउटलायर। यह एक समतल भूमि है जो भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है। भारत के पश्चिमी तट का निर्माण पृथ्वी के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है, इसलिए भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। ये हैं उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार तथा तट एवं द्वीप। इसके अतिरिक्त भारत के शैल स्तर क्रम, ऊंचावच और विवर्तनिक प्रक्रमों के आधार पर 3 प्रमुख उपभौतिक भू-आर्कटिक प्रदेशों में बांटा गया है। 3 प्रमुख और 6 उपभौतिक भू-आर्कटिक प्रदेशों में बांटा गया है। भारत के भू-आर्कटिक प्रदेश: उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र और सिंधु गंगा का मैदान, पूर्वोत्तर हिमालय मरुस्थल क्षेत्र, मध्य उच्च भूमि ये मध्य भारत, दक्कन का पठार, प्रायद्वीपीय भारत, पूर्वी तटीय मैदान ये पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिम तटीय मैदान ये वाले क्षेत्र। उत्तर तथा उत्तर पूर्वी माला उत्तर पर्वत भारत का मैदान, भारतीय मरुस्थल जो राजस्थान के तरफ है, प्रायद्वीपीय पठार ये दक्षिण भारत की और तटीय मैदान और द्वीप समूह। भारत से उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका है। ये उत्तर की ओर सरका है यूरेशियन प्लेट से टकराकर। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थलपिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत एक ही स्थलपिंड के रूप में जुड़े थे। मध्यजीवी कल्प 200 मिलियन वर्ष पूर्व में गोंडवाना लैंड के विशाल भूखंड का विखंडन हुआ, जिसमें भारतीय स्थलपिंड उत्तर की ओर विस्थापित हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड था, जिसे कहते हैं उसे गोंडवाना लैंड कहते हैं। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? भारत 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। भारत को मुख्यतः 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। ये हैं उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार तथा तट एवं द्वीप। ये तट और ये द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप का। और भारत को 6 उपभौतिक भू-आर्कटिक प्रदेशों एनसीईआरटी के अनुसार इसमें बांटा गया है। 6 उपभौतिक भू-आर्कटिक प्रदेशों में। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? ये तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। पाताल तोड़ कुएं ऐसे प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं जो धरातल से स्वतः ऊपर प्रकट होते हैं और सतह पर जल निकलता रहता है, परंतु जल स्रोत तथा पाताल तोड़ कुएं में अंतर होता है। प्रथम में जल स्वतः ऊपर आ जाता है, परंतु दूसरे के लिए पाताल तोड़ कूप में मनुष्य को धरातलीय सतह पर पहले कुआं खोदना पड़ता है और बाद में जल स्वतः निकलने लगता है। पाताल तोड़ कुएं भारत में तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं।
नेक्स्ट, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। ये सही है। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। ये बात सही है। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। ये भी सही है। उपयुक्त कथनों में से तीनों सही हैं। ऑप्शन डी। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। सिंधु गंगा मैदान इतने सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता तथा मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। हिमालय पर्वत मानसून पर्वतों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। साथ ही हिमालय क्षेत्र से प्रवाहित होने वाली सिंधु गंगा एवं उनकी सहायक नदियाँ अपरदन एवं निक्षेपण के द्वारा जलोढ़ मैदान का निर्माण करती हैं। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। ये सही है। कश्मीर घाटी की रचना एक संभिमति से हुई। ये भी सही है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई। ये भी सही है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय विसरण के फलस्वरूप हुई है। तो हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट और चीनी प्लेट, ये कोई चीनी प्लेट ऐसा नहीं है। भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट, तो ये चीनी प्लेट की वजह से गड़बड़ है और यहाँ यूरेशियन प्लेट होना चाहिए। अतः 1, 2 और 3 नहीं, 1, 2 और 3 कथन ही सही है। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का बहिर्साई आउटलायर है। यह एक समतल भूमि है जो भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया था। कथन 1 सही है। कश्मीर घाटी की रचना हिमालय की संभिमति से हुई था। कथन 2 सही है। स्वेज के अनुसार गंगा के विशाल मैदान की उत्पत्ति तब हुई जब प्रायद्वीपीय के दृढ़ भूखंड ने हिमालय के दक्षिण की प्रसार को रोका, तो हिमालय के उच्च वलनों के समक्ष एक अग्रगत फोर्डी पैदा हो गया। यह अग्रगत एक विशाल भूसन्नति की भांति था। हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा निरंतर लाए जा रहे अवसादों से यह अग्रगत धीरे धीरे बढ़ता रहा। बाद में इसी में विशाल मैदानों का निर्माण हुआ था। कथन 3 सही है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से हुई है। हिमालय प्लेट चीनी प्लेट का विवरण प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में नहीं है। अतः कथन 4 गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। बी, हिमालय विश्व में सबसे नवीन फोल्डेड पर्वतों को प्रदर्शित करते हैं। भारत के पश्चिमी तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। ये ऑप्शन गलत है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। ये गलत है। जमाव क्रिया द्वारा नहीं हुआ है पश्चिमी समुद्र तट का। तो ऑप्शन सी। बाकी भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का प्राचीन भाग है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों को प्रदर्शित करता है और भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा नहीं बल्कि समुद्र के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है। तो जो यहाँ कथन है भारत के समुद्री तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा, ये गलत है। इसका निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा नहीं बल्कि भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है। भारत में कोयले का विशाल भंडार यहीं की गोंडवाना शैलों में पाया जाता है।
हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों में से एक है। भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है, अतः स्पष्ट है कि कथन विकल्प सी असत्य है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। दक्कन ट्रैप ये क्रिस्टेशियस युग में हुआ है और वो भी क्रिस्टेशियस आदि नूतन सेनोजोइक काल जिसे कहते हैं, क्रिस्टेशियस आदि नूतन। पश्चिमी घाट का निर्माण उत्तर नूतन में हुआ है, अरावली सेनोजोइक के बाद का पीरियड। अरावली का प्री कैम्ब्रियन काल में। नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप अत्यंत नूतन, अतः ए का 3, बी का 1 पश्चिमी घाट उत्तर नूतन अरावली, सी का 2 प्री कैम्ब्रियन अरावली प्री कैम्ब्रियन और नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप अत्यंत नूतन, डी का 5। तो ऑप्शन बी सही है। उपरोक्त का विवरण इस प्रकार है। दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति क्रिस्टेशियस काल के अंतिम चरण में, पश्चिमी घाट पर्वत की उत्पत्ति सेनोजोइक उत्तर नूतन काल में, अरावली पर्वत की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में, नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप अत्यंत नूतन काल में। यह सही है। केरल का कुट्टानाडु प्रसिद्ध है मीठे पानी के लिए, या भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र, या एक प्रवाल द्वीप के लिए, या भारत के सबसे पश्चिम स्थित बिंदु के लिए। तो केरल का कुट्टानाडु प्रसिद्ध है भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र जहाँ कृषि की जाती है, इसलिए यह प्रसिद्ध है। केरल का कुट्टानाड भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। समुद्र तट से नीचे अपनी खेती के तरीकों के लिए प्रसिद्ध है। इसे केरल के धान का कटोरा कहा जाता है। कुट्टानाड सतत कृषि और मत्स्य पालन के लिए भी जाना जाता है। खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा कुट्टानाड की खेती के तरीकों को वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि प्रणाली घोषित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? सिंधु क्षेत्र, गंगा क्षेत्र, असम क्षेत्र या मध्य भारत क्षेत्र? मरुस्थल सिंधु क्षेत्र है जो राजस्थान के एरिया में आता है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। भारत का विशाल मरुस्थलीय भाग थार का मरुस्थल है जिसका विस्तार भारत के राजस्थान राज्य तथा पाकिस्तान में है। 2 लाख वर्ग किलोमीटर विस्तारित इस क्षेत्र के पश्चिम में सिंधु द्वारा सिंचित क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? मुंगेर, रोहतास, जमुई, नवादा। तो मुंगेर है धारवाड़ भूस्तरीय रचना, जमुई भी है, नवादा भी है, रोहतास नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। बिहार में धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार के अंतर्गत आते हैं। इसमें मुंगेर, नवादा और जमुई जिले शामिल हैं। वही रोहतास दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है। रोहतास है दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है। इस क्षेत्र में विंध्य प्रकार की भूस्तरीय रचनाएं पाई जाती हैं। बिहार में विंध्य भूस्तरीय रचना कैमूर एवं सोन नदी घाटी में पाई जाती है। कैमूर और सोन नदी घाटी रोहतास में। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। भारत की उत्तर सीमा पर स्थित हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हैं। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। हिमालय लगभग 2500 किलोमीटर की औसत ऊंचाई लगभग 240 किलोमीटर में फैलकर अर्धवृत्त का निर्माण करता है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर व अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। भारत के प्रमुख हिमालयी राज्य केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम है। इसके अलावा
असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं। हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। हिमालय को निर्माण की आयु के आधार एवं वलयों की तीव्रता के आधार पर 4 समानांतर संरचनात्मक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। ट्रांस हिमालय, हिमालय का क्षेत्र, तिब्बत का क्षेत्र, बृहद हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, मध्य हिमालय, उप हिमालय या बाह्य हिमालय, शिवालिक हिमालय उसको कहते हैं। हिमालय का उपरोक्त अनुदैर्ध्य का विभाजन उत्तर से दक्षिण क्रम में है। ट्रांस हिमालय का अंतिम रूप से उत्थान क्रिटेशियस टर्शियरी काल तक ट्रांस हिमालय का अंतिम रूप से उत्थान क्रिटेशियस टर्शियरी काल तक हुआ था। इस प्रकार यह हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है। हिमालय की अन्य श्रेणियों का उत्थान टर्शियरी काल के विभिन्न युगों में हुआ है, जिसमें बृहद हिमालय, महान हिमालय हिमालय की दूसरी प्राचीन श्रेणी है, जिसका निर्माण ओलिगोसीन युग में हुआ है। इसके पश्चात लघु हिमालय श्रेणी का निर्माण मध्य मायोसीन युग में तथा शिवालिक सबसे नवीनतम श्रेणी का निर्माण प्लायोसीन युग में हुआ है। हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, जिसमें लगभग 6000 मीटर की ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे पर्वत शिखर हैं। ये जो यहाँ पे दिखाया जाता है लद्दाख, ये उत्तर से इधर पूर्व तक ये हुआ। इसमें औसत 600 मीटर की ऊंचाई वाले पाए जाते हैं। पहले आता है कराकोरम श्रेणी, उसके बाद लद्दाख श्रेणी, फिर जास्कर श्रेणी, पीर पंजाल, शिवालिक श्रेणी सबसे लास्ट में। यहाँ कंचनजंगा है सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे। अन्नपूर्णा नेपाल में मध्य नेपाल में पाया जाता है। बाकी यहाँ मानसरोवर झील इस हिमालय क्षेत्र में है। इस पे और फिर महान हिमालय स्थित एवरेस्ट विश्व की सबसे सर्वोच्च चोटी है। यह नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। कंचनजंगा हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित विश्व की तीसरी ऊंची चोटी है। यह पूर्व में तीस्ता नदी और पश्चिम में तामूर नदी के बीच स्थित है। कंचनजंगा तीस्ता नदी और पश्चिम में तामूर नदी के बीच स्थित है। कंचनजंगा पूर्वी नेपाल और भारत के सिक्किम राज्य की सीमा पर स्थित है। अन्नपूर्णा चोटी की स्थिति उत्तर मध्य नेपाल में है। धौलागिरी चोटी भी नेपाल के मध्य में स्थित है। अगला नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। धन्यवाद।